मदर टेरेसा को ये सब लोग बहुत मानते हैं, पूरा विश्व ही मानता है, पूरा विश्व। हमारे लिए प्राउड की बात है कि वो इंडियन सिटीजन। और भाई एक स्कैम हो गया मेरे साथ भाई। कोसोवो बहुत ज़्यादा सस्ता है। यहाँ पे आपको जो हॉस्टल है वो 3.5 यूरो में भी मिल रहा था मेरे को। यूरोप के अंदर एक ऐसा देश जिसमें 98% से ज़्यादा लोग मुस्लिम हैं, यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, इंडिया भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आप देखोगे एक नया देश। अभी तो हम हैं नॉर्थ मैसेडोनिया में, उसकी कैपिटल स्कोपिये में। पर यहाँ से अभी हम बस लेंगे लगभग 2-2.5 घंटे बाद, जो कि हमको लेके जाएगी कोसोवो, उसकी कैपिटल प्रिस्टीना। कोसोवो के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे देश इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, बहुत सारे देश करते हैं, यूएन का मेंबर ये नहीं है, फिर भी ये अलग देश क्यों है, इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अभी हम जाने लग रहे हैं मदर टेरेसा मेमोरियल हाउस। जो आपने पिछली वीडियो में देखा था ना, वो बंद हो गया था जब तक हम गए थे। तो आज सुबह सुबह हम उसका चक्कर काट के उसको विज़िट करके खाना खा के हम चलेंगे अपनी बस लेने यहाँ से, इनके बस स्टैंड से। तो मेरे साथ है मनोज भैया। ये 3-4 देश हम साथ करने लग रहे हैं। तो अब चलते हैं भाई मदर टेरेसा मेमोरियल हाउस में। काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हुए, देखना। मदर टेरेसा को ये सब लोग बहुत मानते हैं, पूरा विश्व ही मानता है, पूरा विश्व। हमारे लिए प्राउड की बात है कि वो इंडियन सिटीजन है। ये कल मदर टेरेसा हाउस बंद हो गया था जब तक हम आए थे। 2 बजे तक ही खुलता है वीकेंड्स पे। तो अभी हम आए हैं विज़िट करने। विज़िट करना एब्सोल्युटली फ्री है। चलते हैं अंदर। मदर टेरेसा भाई बोर्न हुई थी स्कोपिये में, जो भी हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया। उस टाइम अल्बानिया ही था। और भाई 1 दिसंबर 1928 को इंडिया चली गई थी वो शिप से। और फिर 6 जनवरी 1929 को कलकत्ता में अराइव हुई थी। और ये सब इनके काम लिखे हैं। फिर 1951 14 दिसंबर, मतलब आने के लगभग 22 साल बाद रिसीव्स इंडियन सिटीजनशिप उन्होंने ले ली थी। 1979 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था और भारत रत्न मिला था। और ऑनररी सिटीज़न ऑफ द यूएस भी थी भाई 1996 में। 1997 में कलकत्ता में इनकी डेथ हो गई थी। लो भाई, ये वाला रेस्टोरेंट था अमीगोज रेस्टोरेंट। क्या टॉप क्लास खाना बनाते हैं। फहीता आते ही हमने ऑर्डर कर दिया। 15 यूरो 16 यूरो के करीब फहीता आता है और मज़ा ही आ जाता है भाई खाने में। लो भाई, ये आ गया हमारा फहीता। और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी, उस दिन से भी ज़्यादा दे दी मेरे को तो लग रहा है हमारा फहीता। ये आ गई भाई इसके टोटीला। 3 4 5 6 ही देते हैं ये। ठीक है, चलो खाते हैं। चलो भाई, यहाँ से अब लेते हैं बस, जो कि हमको लेके जाएगी बस स्टेशन। फिर 5 नंबर चली गई, पीछे आई है 57, ये नहीं जाएगी। 3 5 7 21 22 सब जाती हैं। वेट करते हैं यहाँ पे। अब ये हम चढ़ गए डबल डेकर बस में और मनोज भैया गए हैं ड्राइवर से टिकट लेने। यहाँ पे कार्ड भी टैप कर सकते हो आप, पर बैंक कार्ड नहीं, इनका ट्रांसपोर्टेशन कार्ड। ये डबल डेकर वाली बस है भाई। ये मिली है टिकट और इस सिंगल राइड की 50 दिनार की है टिकट। ये मतलब लगभग ये हो गया कुछ 80 रुपये। तो यहाँ से अब जा रहे हैं भाई बस स्टेशन की तरफ। 5-7 मिनट ही लगेंगे। भाई गूगल ने और सब तो सही दिखाया था, पर इस बस ने ना हमको बस स्टॉप से थोड़ा दूर उतारा। वहाँ दिखा रखा है गूगल ने बस स्टॉप पर, इसने यहाँ उतारा है हमको। लो भाई, ये बस स्टेशन पहुँच गए हम
और आंटी के जो हमारे पैसे बचे थे इस दुकान पे, आपको याद होगा पिछली वीडियो में, वो आंटी को हमने पैसे भी दे दिए। 50 ही मतलब बचे थे, कुछ $1 के करीब। वो आंटी को हम पकड़ा के आ गए। अब चलते अपनी बस लेने। भाई यहाँ आ गए थे बस स्टेशन। आते ही हमसे 50 दिनार और ले लिए कि ऑनलाइन जो भी बुक करा के आएगा उसके 50 दिनार स्टेशन के टैक्स लगेगा। रिसिप्ट भी काट के दिया और मैंने कार्ड से ही पेमेंट करी है, तो 50 दिनार यहाँ पे ले लिए। $1 और लग गया। ये भाई बस स्टेशन, और यहाँ पे इसकी आधी पर्ची फाड़ भी ली। बाहर आते ही हमसे मतलब पर्ची फाड़ ली और बोला प्रिस्टीना के लिए 3 नंबर बस 3 नंबर पे खड़ी है। वो खड़ी भाई अपनी, ये छोटी सी वैन जो खड़ी है यही है, एल बस ही लिखा है इस पर। हाँ यही वाली है हमारी। चलो अभी तो टाइम है खैर काफ़ी। चलो भाई बस चल गई 2:58 में प्रिस्टीना की तरफ। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं भाई। बॉर्डर पे क्या सीन रहता है। लो भाई लगभग आधे घंटे बाद हम पहुंच गए हैं बॉर्डर पे, और ये शायद सीधा ही कोसोवो का बॉर्डर आएगा, पता नहीं अभी लिखा तो मैसेडोनिया ही है, देखते हैं। भाई बॉर्डर पे टोटल लगे 15 मिनट। स्टैंप लगने से लेके हमारा पासपोर्ट ले गए और स्टैंप लगवा के लेके आ गए। 15 मिनट में सारा काम हो गया, प्रिस्टीना की तरफ निकल गए। ये पहुंच गए हम प्रिस्टीना। टाइम हो रहा है 4:40। ये थी अपनी बस मिनी वैन। भाई ये बड़े अजीब से बस अड्डे पे उतार के गया, वहाँ पे रोड पे उतार दिया और बस अड्डा वहाँ पे है, स्टेशन ऑटोबस। हम अगले देश जो मोंटेनीग्रो जाना है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, मतलब उसकी कैपिटल 250 किलोमीटर के लगभग है। और मेरे को ऑनलाइन ना कोई बस मिल रही ना कुछ, तो मैंने कहा पहले पता कर लेते हैं यहाँ से चलती भी है नहीं चलती, क्या सिस्टम है। तो मोंटेनीग्रो का पता करते हैं और फिर चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। और ये जो बस स्टेशन है ना, ये काफ़ी दूर है सिटी से। यहाँ से हमारे हॉस्टल है 48 मिनट की वॉकिंग पे, मतलब 3-4 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे टैक्सी वाला कोई आ ही नहीं रहा भाई, एक भी बंदा नहीं आया हमसे पूछने। और कल जब 200 मीटर जाना था 4 टैक्सी वाले आ गए, कहते टैक्सी में लेके चलेंगे। मैं कहा 200 मीटर दूर है हमारा, तो यहाँ बस भी बहुत दूर से मिलेगी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिखा रखा है। वैसे दिखा रखा है ऑनलाइन, बस नंबर 115 जाती है और 15 मिनट पहले पैदल चल के जाओ, फिर 15 मिनट उतरने के बाद पैदल चलो। फिर तो भाई से अच्छा टैक्सी कर लो, इतना पैदल थोड़ी ना चलना है आधा घंटा। यहाँ पे मौसम थोड़ा सा कूल है। 1 घंटा 40 मिनट में हम पहुँच गए भाई। इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ मिला मुलू के। भाई बस स्टेशन से हमने परसों की टिकट करा ली, पर दिक्कत ये हो गई, बोल रहे कि यहाँ से जो मोंटेनेग्रो की बस है ना वो शाम को ही चलती है, शाम को 5 बजे, और 6 या 7 घंटे लगाएगी। मतलब हम रात के 11 या 12 बजे पहुँचेंगे मोंटेनेग्रो। तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। 2 दिन तो यहाँ रुकना ही था। आज यहाँ पे 5 तो बज ही चुके हैं। कल घूमेंगे शाम को, परसों फिर शाम को यहाँ से निकलेंगे मोंटेनेग्रो। मतलब 1 दिन तो पूरा निकलना ही था। भाई यहाँ पे बाहर टैक्सी मिल गई है, टैक्सी है, वो टैक्सी है, ठीक है। अब ये 7 यूरो में लेके जाएगा हमको। निकल गए हैं और पहले एक टैक्सी वाले ने आके पता क्या बोला, 20 यूरो। और मनोज भाई वीडियो बनाते कह रहे नहीं यहाँ नहीं बनानी होती, यहाँ पे पुलिस पकड़ लेती है, ये सब करते हो तो। क्योंकि उसको पता था जैसे ही वो रिकॉर्ड होएगा 20 बोलता हुआ उसकी बेइज्जती हो जाएगी। 20 से 1 ही मिनट में 10 पे आ गया, फिर 2 मिनट बाद उसका दोस्त 7 पे आ गया। तो फिर वो 7 से नीचे आ नहीं रहे थे। मैंने कहा छोड़ो क्या, अब जाना इतना दूर और यहीं पे खड़े रहेंगे 2 यूरो के चक्कर में। तो साथ में मान गए हम लोग भी। वो बात नहीं है, तो आपका दिल बड़ा है, वो बात नहीं है, वो दिल बड़ा है। 5 में भी जा रहे थे। कोई नहीं, वहाँ से आते वक्त 5 में आ जाएंगे, यहीं आना है। तब हम 1 घंटा पहले खड़े होकर बार्गेनिंग करेंगे। लो भाई टैक्सी वाले को दिए 7 यूरो और टैक्सी वाले ने हमको पहुंचा दिया सिटी पार्क हॉस्टल में। चलते हैं भाई, चेक इन करते हैं। लो भाई बंदे ने दिया हमको पूरा प्राइवेट रूम। कहता दूसरे वाला फुल है, तुम दोनों को लोअर बेड दे देता हूँ, ये तेरा। और कहता और कोई भी नहीं है रूम में, बस तुम दोनों ही हो। लो भाई प्राइवेट बालकनी भी है। और भाई एक स्कैम हो गया मेरे साथ। जब मैसेडोनियन वो जो स्कोपिये में बस टर्मिनल मैंने बताया ना कि $1 और लिया और ये रिसिप्ट हमको दी, इस पर 50 दिनार लिखा था, ठीक है। तो उसने बोला 50 दिनार है, तो मैंने कहा 2 बंदों का, तो उसको 100 काटने चाहिए थे। उसने क्या करा, मेरा कार्ड लिया और मशीन पे टैप कर दिया। मशीन उसके काउंटर के नीचे रखी थी।
तो मेरे हिसाब से 100 करने चाहिए थे। मैंने ऐसी मेल देख लिया अपना, मैं देखता भी कम हूँ, मेल देख लिया मेल तो 200 काट रखे थे भाई उसने। अब पता नहीं उसकी जेब में गए पैसे, गलती से काट लिए या फिर मतलब सरकार की जेब में गए, जो भी था, पर उसने 200 काट लिए भाई। पता नहीं ऐसा क्यों करा। 50 ही है क्योंकि एक रिसिप्ट है और दूसरे वाला वो बस वालों का कागज है। तो चलो ये रूम मैंने आपको दिखा दिया। हॉस्टल ये वाला काफ़ी अच्छा है, सिटी पार्क हॉस्टल। मैंने व्यू वगैरह देख के बुक करा था, पेड़ वगैरह अपने बालकनी में बैठ सकते हो। और ये पड़ा हमको सिर्फ 7 यूरो पर पर्सन पर नाइट। भाई कोसोवो बहुत ज़्यादा सस्ता है। यहाँ पे आपको जो हॉस्टल है वो 3.5 यूरो में भी मिल रहा था मेरे को, पर मैंने सोचा थोड़ा अच्छे वाला बुक कर लेते हैं, तो ये 7 यूरो में पड़ा है, वरना 3.5 यूरो का भी हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल था। चलो भाई, नए दिन में आपका स्वागत है। और अभी मैं घूमने लग रहा हूँ कोसोवो की कैपिटल प्रिस्टीना में। कल हम आ गए थे जैसे आपने देखा, और अभी मनोज भी मेरे साथ नहीं आ रहे, वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ भाई इंडियन रेस्टोरेंट। नवदीप पाजी आए थे, वो भी गए थे। एक ही इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन नेपाली रेस्टोरेंट है, और वो भी गोरखा करके। तो मेरे को भूख सी लग रही थी और बहुत दिन हो गए थे यार इंडियन खाना खाए भी ना। पहली बार वो अल्बेनिया में ही खाया था, उसके बाद मैक्सिकन लोकल पोकल ये सब खाया। तो मैंने कहा मैं खा के आता हूँ खाना, और थोड़ा बहुत शहर भी घूम लेंगे। थोड़े बादल भी हो रखे हैं तो धूप भी नहीं लग रही अभी। और कोसोवो के बारे में बात भी करेंगे भाई, कितना चेंज हो गया भाई यहाँ पे। कोसोवो की पॉपुलेशन का 98% लोग से भी ज़्यादा मुस्लिम लोग हैं भाई यहाँ पे। मतलब यूरोप के अंदर एक ऐसा देश जिसमें 98% से ज़्यादा लोग मुस्लिम हैं। मेरे को लगता शायद टर्की में भी इतने होंगे, अल्बेनिया में भी नहीं थे, मतलब 60 ही थे वहाँ पे भी, 55-60%। तो चलो देखते हैं कैसा क्या देश है। यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, इंडिया भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, पर 100 देश इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। कोसोवो के सिटीजन वीज़ा फ्री पूरे यूरोप में घूम सकते हैं। और भी सारी बातें करेंगे, कैसे अलग हुआ, किस देश से अलग हुआ, किस देश से इसकी बनती है, किस देश से नहीं बनती। चलते चलते अभी ये आ गई भाई मेन रोड इनकी। अब यहाँ से क्रॉस करना है मेरे को, पता नहीं बस ये सब रुकेंगे ट्रांसपोर्ट मेरे लिए या फिर नहीं रुकेंगे भाई। मतलब नहीं, कम रोकते हैं यहाँ पे, इतना नहीं रोक रहे लोग जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था ना। इसने रोक दी, जैसे वो BMW वाला ले गया, अब पीछे आ रहा है, उसने भी थोड़ी मार ही दी है ब्रेक से। पर भाई ऐसा है, रोड पे जब तक आप जाओगे नहीं ना तब तक नहीं रोकेंगे। कई सारे देश ऐसे हैं भाई, जैसे आप पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे आते हो वैसे वो ब्रेक मार देते। अल्बेनिया में काफ़ी अच्छा था ये। तो कर रहे हैं भाई वॉक अभी। और इतना बड़ा शहर है नहीं ये, जैसे ना शहर का मेन सिटी सेंटर वगैरह आ जाता है, वो भी आएगा बीच में। इतना बड़ा शहर नहीं है ये, तो थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि सिटी सेंटर में घूमना मेरे को ज़्यादा पसंद है। तो अभी ऐसा लग रहा है सिटी से पता नहीं कहीं बाहर है, पर बिल्कुल सिटी सेंटर ही मान लो इसको। ये आ गई भाई इनकी वो स्ट्रीट जो हर यूरोपियन टाउन में होती है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इनका सिटी सेंटर। वहाँ पे इनका झंडा लहरा रहा है भाई, देखो ये इनका फ्लैग है। अब इस फ्लैग के बारे में बात करेंगे। और ये इनकी वो स्ट्रीट है जहाँ पे ट्रैफिक अलाउड नहीं है। सबसे ज़्यादा पसंद मेरे को यही स्ट्रीट है। अभी 600 मीटर और दूर है रेस्टोरेंट भाई। वो सड़क ख़त्म होती है, मतलब सारा ही टाउन ऐसा है। ओल्ड हिस्ट्री इतनी है नहीं इस वाले टाउन में, मतलब जैसे होता है ना ओल्ड टाउन। तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट के पास। 200-300 मीटर दूर यहाँ से इंडियन नेपाली रेस्टोरेंट है। पर पाजी ने बताया था शेफ़ उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के लोग ना खाना ज़बरदस्त बनाते हैं भाई, बिल्कुल स्पाइसेस वगैरह। मैंने कहा कोई नहीं, नेपाली रेस्टोरेंट हो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, शेफ़ उत्तराखंड का है, बनाएगा मस्त खाना भाई। मैंने फ़ोन करके भी पूछ लिया, ओपन है भाई। ये था हिमालयन गोरखा रेस्टोरेंट, इंडियन एंड नेपालीज रेस्टोरेंट। बड़ा ही ज़बरदस्त खाना था भाई। मैं आपको मेन्यू भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेन्यू लगा नहीं रखा इन्होंने, बहुत सस्ता था भाई। मैंने 3 नान मंगाए, खाए 2 ही गए। लिखा रोटी था चपाती, पर वो आए नान, तो मैं से खाए नहीं गए। आधा यूरो के वो थे, और 7-7.5 यूरो का शायद सब्जी थी, चिकन टिक्का मसाला, और भाई एक पानी की बोतल थी। तो मेरा बिल 9.5 यूरो आया बस। तो बहुत ही सस्ता है। अगर आप दाल वाल मंगाओगे और 2 नान तो 6 यूरो में आप निपट जाओगे। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही था। अब चलते हैं भाई सिटी सेंटर, थोड़ा घूमते हैं और आपको थोड़ा कोसोवो के बारे में बताते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा ये लगा रखा है। जैसे और देशों में तो लगाते हैं आई लव जो सिटी का नाम होता है, यहाँ पे लिखा है न्यू बॉर्न। इसके ऊपर अब बात करते हैं भाई, ये न्यू बॉर्न का इतना बड़ा बड़ा ये क्यों लगा रखा है।
तो कोसोवो देश की शुरुआत होती है। वैसे तो इनकी शुरुआत 2008 से हुई थी, पर 1991 में जब यूगोस्लाविया ब्रेक हुआ था 6 डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिनका नाम है मोंटेनेग्रो, सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, यार हर बार भूल जाता हूँ एक का नाम, या तो 5 में हुआ था 6 में, कुछ ऐसा ही था। तो उस टाइम जो आखिरी देश था सबसे बड़ा वो बचा था सर्बिया। तो 1991 में यूगोस्लाविया ब्रेक हो गया था, पर 2008 में जाके कोसोवो ने अपनी यूनिलेटरल इंडिपेंडेंस अनाउंस करा था। मतलब सर्बिया में से ही टूट के कोसोवो बना था। 108 यूएन मेंबर्स कोसोवो को रिकॉग्नाइज करते हैं, इनकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। 193 में से 108 देश रिकॉग्नाइज करते हैं। कई देशों ने इनको एडमिशन रिफ्यूज़ भी कर रखा है कि आप हमारे देश में नहीं आ सकते हो, क्योंकि इनके पासपोर्ट को वो लोग नहीं मानते हैं। 193 में से 108 ने कर रखा है। सर्बिया ऑब्वियसली बात है इनको नहीं करता, पर 2013 में ब्रसल्स एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद सर्बिया ने बोला था ठीक है, इनकी गवर्नमेंट को हम रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, पर आज भी ये हमारा ही पार्ट है। मतलब सर्बिया के जो साउथ में पार्ट है उसको कोसोवो कहते हैं। अगर आप गूगल मैप से भी जाके देखोगे तो साउथ वाला बॉर्डर है वो बिल्कुल सही लाइन से डिपिक्ट कर रखा है, पर जो नॉर्थ वाला बॉर्डर जो सर्बिया के साथ लगता है इनका, उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं लोग। वो इसलिए करते हैं क्योंकि साउथ वाला तो वही है जो भाई नॉर्थ मैसेडोनिया का बॉर्डर लग रहा है, तो वो तो सर्बिया भी मानता है कि भाई ये बॉर्डर तो हमारा ही है, ठीक है। पर जो जहाँ से टूटा ही है वो सर्बिया नहीं मान रहा, इसलिए गूगल मैप पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कोसोवो को। 1991 में यूगोस्लाविया टूटने के बाद दौर आता है 1999 का। तब तक सिर्फ 4 ही देश टूटे थे। उसके बाद जो देश टूटा था तब तक यूगोस्लाविया था, ठीक है। 2003 तक जो सर्बिया का नाम था वो था यूगोस्लाविया रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया, ठीक है। तो 1999 में इनके बीच में और सर्बिया के बीच में लड़ाई हो गई थी। मैं यहाँ पे थोड़ा नाम सर्बिया का कम ले रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये लोग एड करते होंगे। इन दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो चला वो चला भाई 1 साल और 3 महीने तक। तो पहले ये देखो कहाँ आ गया मैं, कॉन्फ्लिक्ट की बात बाद में। ये वाली रोड भी सिर्फ अभी पेडेस्ट्रियंस के लिए ओपन है, बर्गर किंग वगैरह इंटरनेशनल चेंज है यहाँ पे। 1999 में इनका कॉन्फ्लिक्ट रुकवाने में मदद करी थी नेटो ने। नेटो मतलब लगभग 8-1 महीने बाद आ गया था वॉर में, 8-9 महीने बाद, और फिर उन्होंने ये वॉर रुकवा दी थी। तो वॉर थी यूगोस्लाविया के बीच में और कोसोवो के बीच में, ठीक है। 2003 में यूगोस्लाविया ने अपना नाम चेंज करके रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया एंड मोंटेनेग्रो कर दिया था, क्योंकि तब तक मोंटेनेग्रो एक अलग देश नहीं बना था। 2006 में जब मोंटेनेग्रो टूट गया सर्बिया से और यूगोस्लाविया से टूट गया, तब 2 देशों का नया जन्म हुआ। एक था सर्बिया और एक था मोंटेनेग्रो। तो इन दोनों देशों का जन्म 2006 में हुआ था, आज की तारीख सर्बिया और मोंटेनेग्रो का। फिर 2008 में कोसोवो ने बोला भाई हमको भी अलग होना है, तो इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। तो 2022 में इन्होंने एक रेफरेंडम भी डाल दिया कि हमको यूरोपियन यूनियन में शामिल होना है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो इनको फुल रिकॉग्निशन भी नहीं मिले, यूएन मेंबर भी नहीं बन पाए हैं। अब इनकी फ्लैग की बात करते हैं। इनके फ्लैग पे है भाई ब्लू कलर का फ्लैग है, बीच में है इनका कोसोवो का मैप और ऊपर 6 स्टार्स हैं। 6 स्टार्स जो ऊपर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इनके 6 एथनिक ग्रुप्स को। उनमें सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है अल्बेनियंस का। 92% जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो हैं अल्बेनियंस। तो एक तरह से इसको अल्बेनिया ही कह लो भाई, सारे तो अल्बेनियंस रहते हैं। अब हम आ गए हैं कैथीड्रल ऑफ मदर टेरेसा। भाई सारे देश जितने भी बाल्कन कंट्रीज़ हैं सब देश मदर टेरेसा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि इनके रीजन में पैदा हुई थी। तब ये डिवाइडेड नहीं थे, तब ये एक ही देश था ना, तो सब देश कहते हैं कि भाई हमारे देश में पैदा हुई, हमारे देश में। पर असलियत में स्कोपिये में पैदा हुई थी, जो आज की तारीख में नॉर्थ मैसेडोनिया है। चलते हैं कैथीड्रल के अंदर। अच्छा अभी पूरा एरिया ना रेनोवेशन पे है, पर चर्च इन्होंने अभी भी खोल रखा है कैथीड्रल। अब कैथीड्रल और चर्च में क्या अंतर है भाई, मेरे को थोड़ा कोई बताना यार, मेरे को थोड़ा इतना पता नहीं है। तो अभी कैथीड्रल इन्होंने खोल रखा है। कोसोवो के बॉर्डर्स किसके साथ लगते हैं? नॉर्थ में लगता है सर्बिया, जो इसको अपना ही कहता है आज तक भी कि हमारा इंटीग्रल पार्ट है। और फिर आपका वेस्ट में लग जाता है मोंटेनेग्रो, साउथ में हम नॉर्थ मैसेडोनिया से आए हैं, और शायद कोई बॉर्डर नहीं लगता कोसोवो का। तो आपको पता चल गया भाई कोसोवो कैसा देश है, क्यों इतना डिस्प्यूटेड है ये, और मतलब वन ऑफ द मोस्ट इस्लामिक कंट्री इन यूरोप कोसोवो है। तो यहाँ पे 2-4 चीज़ें हैं घूमने वाली, जो नॉर्थ मैसेडोनिया स्कोपिये से डेली 1 डे टूर चलते हैं। सारे टूरिस्ट वही लेते हैं कि हम 1 डे जाएं
और अगले दिन वो स्कोपिये वापस आ जाते हैं और स्कोपिये से फिर शायद ग्रीस चले जाते हैं वो लोग। तो हम भी कर सकते थे, पर हमको अगला देश मोंटेनेग्रो जाना था, तो हम यहाँ पे 2 दिन रुकने आ गए। चलते हैं भाई चर्च के अंदर, कैथीड्रल के अंदर, सॉरी भाई। कोई भी नहीं है कैथीड्रल में, देख लो यहाँ पे कितना टूरिज़्म है। मैं अकेला आया हूँ कैथीड्रल में, अकेला ही खड़ा हूँ भाई, यहाँ पे एक बंदा भी नहीं है। वो देखो भाई, पोप के साथ मदर टेरेसा को दिखा रखा है। भाई ये मैं आ गया कैथीड्रल के ऊपर, और मेरे को नहीं पता था इतना ऊंचा कैथीड्रल है यार। यहाँ से तो पूरा शहर का नज़ारा मिल रहा है। मेरे को एक लेडीज़ मिली नीचे, कहती है तेरे को ऊपर जाना है। मैंने कहा ऊपर मतलब कैसे, कैथीड्रल के ऊपर? कहती हाँ। मैंने कहा सीढ़ियाँ वगैरह चढ़नी पड़ेंगी क्या? कहती नहीं, इस बंदे से बात करो। तो बंदा बोला 1.5 यूरो है ऊपर जाने की फ़ीस। मैंने कहा मेरे पास 20 यूरो का नोट है। कहता कोई नहीं, मेरे पास खुले हैं, मैं तेरे को खुले देता हूँ। और उस बंदे ने बाकायदा भाई ये टिकट भी काट के दिया मेरे को। तो मेरे को पहले लग रहा था कि भाई ऐसी फ्रॉड है, पर 1.5 यूरो की टिकट काट के दिया भाई बंदे ने मेरे को। तो ये मेरे को बहुत सही लगा भाई। और भी आ रखे हैं यहाँ पे 2-4 बंदे। यहाँ से मैं आपको थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ। अच्छा, कैथीड्रल तो ये है, इनकी ये जो 2 बेल टावर है ना, इन पे लिफ्ट लगा रखी है इन्होंने, ये बेल, तो इस पे लिफ्ट लगा रखी है। 1.5 यूरो, देखो बहुत सस्ता देश है भाई। खाना मैंने आपको बताया इतना सस्ता है। ये देखो ऊपर आने का किसी यूरोप के और देश में होता 7-8 यूरो से कम का नहीं मिलता। 1.5 यूरो में भाई इतना बेस्ट नज़ारा मिल गया। ये तो भाई वो जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो इनकी बहुत ही मशहूर लाइब्रेरी है। और देखो बाहर से कैसा स्ट्रक्चर बना रखा है। अभी उसके अंदर जाके भी हम विज़िट करेंगे। उसके पीछे एक चर्च है, सर्बियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो वाला, अब तो अबैंडन सा लग रहा है। और उसके बाद हम जाएंगे इनकी मेन मार्केट, जो यहाँ कहीं मतलब ये वाली मेन रोड है जिससे हम आए हैं अभी। और वो आगे जाके वो रोड उसी रोड पे मिल जाती है, देखो वहाँ से मैग्नेट ख़रीद लेंगे। ये है भाई प्रिस्टीना का शहर। मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है मेरे को कि रशिया के मिडल से शहर में आ गया हूँ। और थोड़ा अभी मतलब ये वॉर वगैरह से जूझे हैं, रिकॉग्नाइज नहीं है, तो बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं एक देश पे जो ऐसी चीज़ स्ट्रगल करता है ना, तो उसके हिसाब से तो काफ़ी सही कर रखा है। अरे भाई चर्च के टावर पे क्या लिख गए ये लोग, क्या है ये? और 99% लोग यहाँ पे, 98-99% लोग मुस्लिम हैं। विकीपीडिया 92% लिखती है, पर मेरे को सुनने में 98% है भाई। वहाँ खड़ा था मैं ऊपर उस वाले टावर पे। अब यहाँ से लाइब्रेरी जा रहे हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया और कोसोवो की वीज़ा की बात नहीं करी, तो वीज़ा भाई इनके लेने के चक्करों में मत पड़ना। सीधा आपका शेंगन यूएस वगैरह का, यूके का सी टाइप वीज़ा है टूरिस्ट वाला, तो आप इनमें वीज़ा फ्री एंटर कर सकते हो। कोई भी पासपोर्ट हो, लगभग इनका यही है इन देशों का, जो भी 4-5 देश है, मोंटेनेग्रो भी अगला, कि अगर आपका शेंगन वीज़ा है तो आप इन देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हो, चाहे आपके पास कोई भी पासपोर्ट हो। जरूरी नहीं है कि इंडियन पासपोर्ट पे ही। ये शेंगन वीज़ा की वैल्यू देखते हैं भाई कितनी है, पासपोर्ट से इनको कोई लेन देना नहीं है। अगर आप अलग से वीज़ा लेके आओगे तो ठीक है, पर किसी भी देश की नेशनलिटी के पासपोर्ट पर अगर शेंगन वीज़ा चिपका है तो ये लोग एंट्री दे देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं भाई शेंगन का चिपका है तो यहाँ पे बंदा इलीगल क्यों ही रहेगा, शेंगन ही जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे तो भाई इतनी चीज़ सस्ती हैं, टावर के ऊपर 1.5 यूरो, खाना मैं 9 यूरो का खाया। तो ये देश तो सारे के सारे सस्ते ही हैं भाई। ऊपर से तो ऐसा लग रहा था कि ये लाइब्रेरी पता नहीं कैसा क्या डिज़ाइन सा बना रखा है, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बस जंगले से बना दिए ये, कि थोड़ा डिज़ाइन में बिल्डिंग नॉर्मल सी बना के उसके ऊपर लोहे के। और यहाँ पे आप फ्लैग नोटिस करोगे तो कोसोवो, फिर अल्बेनिया का फ्लैग है भाई। देखो अल्बेनिया को नॉर्थ मैसेडोनिया में भी कितना मान रहे थे लोग, और कोसोवो में भी। और भाई यूएसए का फ्लैग है, क्योंकि मैंने बताया यूएसए ने हेल्प करी। फिर अगला यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि उनको शामिल होना। उससे अगला नेटो का फ्लैग है। नेटो ने इनकी 1999 में काफ़ी मदद करी थी वॉर रुकवाने में, तो ये रिस्पेक्ट अदा कर रहे हैं उस चीज़ की। कुछ खास नहीं अंदर से लाइब्रेरी, मेरे को तभी कोई किताब ही नहीं दिखाई दी। बाहर से ही थोड़ी सही है भाई, अंदर से तो ऐसा सच कुछ खास नहीं है।
वो चर्च आ गया। अब चलते हैं मदर टेरेसा स्क्वायर पे, जो इनका मेन स्क्वायर है। भाई अगर आप पीछे मेरे देखोगे, दिख नहीं रहा, अब यहाँ पे भी अल्बानिया का फ्लैग टांग रखा था। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि स्कैंडरबेग का फ्लैग है, जिसको अल्बानिया अपना नेशनल हीरो मानता है। ये पूरा रीजन ही उसको अपना नेशनल हीरो मानता है। पर मैंने गूगल पे सर्च किया, स्कैंडरबर्ग फ्लैग वो थोड़ा सा डिफरेंट है अल्बानिया के फ्लैग से। तो मैंने यहाँ पे खड़े होकर देखा कि ये कौन सा है, तो भाई मेरे को तो ये वाला फ्लैग अल्बानिया का ही लगा। पर हो सकता है भाई स्कैंडरबेग का हो, क्योंकि एक देश दूसरे देश का तो क्यों ही लगाएगा। यूएस का लगा रहे, समझ में आ रहा है कि यूएस ने काफ़ी इनकी मदद करी है, पर मेरे को लग रहा है वो स्कैंडरबेग का ही है, पर बिल्कुल सेम है अल्बानिया वाला। लो भाई, इनकी भी पार्टी स्ट्रीट टाइप आ गई। यहाँ पे रात को धूम मचाते होंगे। अभी भी खैर काफ़ी लोग बैठे हैं। भाई अभी इस दुकान से लिप्टन की ये लिए मैंने आइस टी, थोड़ा अपने वो कूल डाउन करने के लिए। और अब सारे रेट पढ़ोगे तो भाई 70 सेंट की मिल रही है। तो मतलब 70 सेंट में ये मिली। और कोई बड़ा ये जनरल स्टोर नहीं था, ऐसे ही ग्रोसरी टाइप स्टोर था। तो देख लो, सस्ता बहुत है भाई ये देश। मतलब मैं नहीं कह रहा भाई कि 70 रुपये सस्ते हैं, यूरोप के हिसाब से बता रहा हूँ। इंडिया में तो ये शायद 40 की मिलेगी। तो देख लो, ये आ गई थी इनकी मेन स्ट्रीट, जिस पे से हम गुजरे थे ना रेस्टोरेंट जाते हुए। तो आगे से गुजरा था मैं कहीं से, ये बीच में आ गए। दोनों तरफ पेड़ लगे हैं, छोटी छोटी ये शॉप्स हैं। मतलब इतना टूरिस्टी है ही नहीं। एक भी सोवेनियर की दुकान मेरे को अभी तक नहीं दिखाई दी है। सारी इनकी लोकल्स के लिए दुकानें हैं, वो इसलिए बस ना कि टूरिस्ट यहाँ पे आता ही नहीं है। और आप सोच रहे होगे भाई सुबह से यूरो 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 बोलने जा रहा है। भाई इस देश की करेंसी क्या है? तो इस देश की डिफेक्टो करेंसी है, जिसका है नाम यूरो। और डिफेक्टो करेंसी का मतलब क्या है कि दो देश दुनिया में ऐसे हैं, एक ये कोसोवो और जो हम अगला जाएंगे मोंटेनेग्रो। ये दोनों देश यूरो एज ए करेंसी अपनी यूज़ करते हैं, सिक्के भी, नोट भी, सब कुछ। और इनके पास यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है, जो यूरो सेंट्रल बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो जोन सा भी है, उससे इन लोगों के पास परमिशन नहीं है यूरो यूज़ करने की, पर फिर भी ये करते हैं। अब इतनी सप्लाई यूरो की आ कैसे गई यहाँ पे? कौन दे रहा है इतने कैश इनको यूरो यूज़ करने के लिए, वो मेरे को नहीं पता भाई। पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक से इनके पास परमिशन नहीं है यूरो यूज़ करने की। पर ये कह रहे हैं यूरोप से कि भाई हमको करने दो, हम करने लग रहे हैं। तो देखो क्या होता है इनके साथ। पर बहुत बड़े बड़े जीनियसेस ने यही कहा है कि ये लोग करते रहेंगे और कभी ये बंद नहीं होएगा, ये दोनों देश यूरो ही यूज़ करेंगे। यहाँ देखो क्या लिखा है, नैना टेरेजे बुलेवार्ड भी। ये लिखा है मदर टेरेसा। नैने का मतलब मदर और टेरेजा का मतलब टेरेजे, मतलब वही टेरेसा इनकी लैंग्वेज में ऐसे लिखते होंगे। तो मदर टेरेसा का यहाँ पे ये बुलेवार्ड स्क्वायर, आप कुछ भी कह लो, बुलेवार्ड मतलब रोड होती है। तो देख लो, इनका नेशनल हीरो एक तो स्कैंडरबर्ग है और मदर टेरेसा को कितना मानते हैं लोग। यहाँ पे स्क्वायर पे है मदर टेरेसा का स्टैचू। और यहाँ पे भी देखो इन्होंने नैना टेरेजे लिखा है, मतलब मदर टेरेसे। अब चलते हैं भाई यहाँ से सोवेनियर शॉप पे, इनका मैग्नेट ख़रीद लेते हैं। लो भाई, यहाँ पे ये बुलेवार्ड आके ख़त्म भी हो जाता है और यहाँ पे फाउंटेन्स में बच्चे नहाने लग रहे हैं, गर्मी होने लग रही है। और वो रहा भाई इनके दूसरे नेशनल हीरो का स्टैचू, स्कैंडरबर्ग का। तो ये पूरे रीजन का ही हीरो था भाई। सारे देशों में मैंने आपको स्कैंडरबर्ग का स्टैचू दिखा दिया, अल्बानिया से लेकर यहाँ तक मोंटेनेग्रो में मिल जाएगा लग रहा है। भाई ये कोसोवो के फ्लैग का मैग्नेट ले लिया मैंने। और ये वाली शॉप थी एक, 3 यूरो का पड़ा, मेरे हिसाब से महंगा है भाई। जब नॉर्थ मैसेडोनिया में 1-1 यूरो का मिल रहा था, पर ये मेटल वाला है। एक ही दो दुकान थी, मैंने कहा छोड़ो फिर ले ही लेते हैं। ये 3 यूरो का ले लिया। भाई आज की लास्ट लोकेशन जो मैं आपको घुमाऊंगा वो है इनका द ग्रेट मॉस्क। जैसे मैंने बताया भाई, यहाँ पे 98% मुस्लिम्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है चर्च तो बिल्कुल ही मेन लोकेशन पे था। मेन मॉस्क थोड़ा सिटी सेंटर से दूर जाके है, वो है शायद मेन मॉस्क। गूगल तो वहीं दिखा रहा है, शायद यही है 500 मीटर दूर। ये जो रोड से दिख रही थी ये भी एक मॉस्क ही है, पर जो द ग्रेट मॉस्क है वो वाली है भाई। ये तो बिल्कुल ही छोटी है रोड पे मॉस्क। यहाँ से क्रॉस करते हैं हम आगे से, फिर चलते हैं। थोड़ी बसें भी यहाँ पे ऐसे पुराने ज़माने की। यार जब तक ये कंट्री रिकॉग्नाइज़ नहीं होगी ना, इसकी तरक्की थोड़ी सी स्लो तो होएगी। एक बार रिकॉग्नाइज़ होने के बाद थोड़ी कंट्री को फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाती हैं। वैसे ये वर्ल्ड बैंक, IMF हर जगह ये कंट्री रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि बड़े बड़े देश, पूरा यूरोप, USA इसको रिकॉग्नाइज़ करता है। भाई एक चीज़ नोटिस करना, रिकॉग्नाइज्ड हो ना हो देश, घूमने में मज़ा आ रहा है, बदबू नहीं है, कूड़ा नहीं पड़ा, लोगों ने थूक नहीं रखा, लोगों ने मूत नहीं रखा,
ये सारा पेड़ का डस्ट पड़ा है, नेचुरल चीज़। उस तरफ देख लो, ऐसा नहीं कह रहा मैं, इसी तरफ देखो बस। नहीं यार, ये वाली मॉस्क भी नहीं है ग्रेट मॉस्क, इससे भी आग गई, ये भी एक मॉस्क आ गई। 500 मीटर में कितनी आ गई भाई। सब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि सबकी टावर सेम है, ग्रेट मॉस्क की भी सेम है। ये मॉस्क बनी थी ऑटोमन के टाइम में, सुल्तान महमद फ़तेह, 1460 से लेकर 1461 तक इसकी कंस्ट्रक्शन हुई होगी। ये है ग्रेट मॉस्क ऑफ प्रिस्टीना। प्रिस्टीना के हिसाब से सही है, वैसे ग्रेट मॉस्क में साइज़ में काफ़ी छोटी है। ये देखो, इसके अंदर ही, मॉस्क के अंदर ही कैफ़े वगैरह बना दिया। यहाँ पे लोग बैठ के चाय वाय कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं। इसके अंदर चलते हैं, जूते उतार देते हैं। भाई जैसे चर्च खाली पड़ी थी, मॉस्क में भी अकेला मैं ही खड़ा हूँ यार, कोई भी नहीं है। मैंने तो भाई अपनी पानी की बोतल भर ली, यहाँ पे ये भी ख़रीदी थी अभी मैंने 30 सेंट की। यहाँ पे पानी का ये बड़ा अच्छा कर रखा है, पानी का फ़िल्टर लगा रखा है। चलो चलते हैं। भाई ये मैंने पहली बार देखा है कि मॉस्क की 4 दीवारी में ही कैफ़े वगैरह लोगों ने यहाँ पे बना दिया है। अब मेरे को नहीं पता यहाँ पे अल्कोहल सर्व होती नहीं होती, पर बंदा सिगरेट तो बैठ के पीने लग रहा है। और ये मॉस्क की 4 दीवारी ही है, मतलब मॉस्क के एरिया की। मॉस्क तो खैर ये है, अब ये इनका कल्चर भाई ज़्यादा ही मॉडर्न हो चुका होगा। चलो जो भी है, हम चलते हैं अपने हॉस्टल वापस। भाई वो बत्तख को देखो, वो ना उसमें मुँह डुबो के नहाने लग रही है, उसको मज़ा आ रहा है। इतनी गर्मी हो रखी है यहाँ पे, मतलब ऐसा 30 डिग्री हो रखा है। वो भी कम से कम 10 बार मुँह डुबो के नहा के गई है उसमें पानी में। वो इन हॉस्टल वालों ने ना बत्तखों के लिए रख रखा है पानी, अब शायद दूसरी वाली जा रही है। ये था हॉस्टल भाई, मैंने बाहर से नहीं दिखाया, शायद 7 यूरो का पड़ा है ये पर डे। और बेहतरीन है भाई बिल्कुल, मतलब पीछे पार्क है और सारा बैठने का है, मस्त है।